एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 10 के क्षितिज का काव्य खंड का 4th चैप्टर नागार्जुन। कहने को ये 6 है, लेकिन आपके इसमें 2 चैप्टर सिलेबस में नहीं है, इसलिए 4th चैप्टर इसको मैं कह रही हूँ। कवि का नाम है इसमें नागार्जुन और इनकी कविता का नाम है दंतुरित मुस्कान। कविता स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कवि का परिचय देना चाहूँगी। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास यानी बाहर रहने के बाद 1938 में स्वदेश लौट कर आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा इत्यादि। आइए अब हम कविता शुरू करने से पहले पाठ परिचय की ओर बढ़ते हैं। कविता का पाठ परिचय। ये दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनुहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बांकपन जुड़ जाता है। दूसरी कविता इनकी है फसल। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता ये भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। आइए अब बढ़ते हैं कविता की ओर। कविता का नाम है, शीर्षक है ये दंतुरित मुस्कान। कविता का भावार्थ बताने से पहले मैं इसमें अंडरलाइन किए गए, रेखांकित किए गए शब्दों के आपको अर्थ बताऊंगी। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़ कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। अब जो इसमें शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। दंतुरित यानी बच्चों के छोटे छोटे नए दांतों से युक्त, धूली धूसर धूल मिट्टी से सना, गात शरीर, जलजात कमल का फूल, पाषाण पत्थर और परस स्पर्श। इस कविता में कवि ने 6 से 8 महीने के एक ऐसे बच्चे की सुंदरता का बखान किया है जिसके अभी 1 या 2 दांत ही निकले हैं। जब ऐसा बच्चा अपनी मुस्कान बिखेरता है तो उसकी मुस्कान के प्रभाव में मुर्दे में भी जान आ जाती है। कवि का कहने का आशय है कि जीवन से पूरी तरह निराश आदमी भी ऐसे बच्चों की मुस्कान देखकर खुश हो जाता है और जीवन के प्रति उसमें लगाव पैदा हो जाता है। कभी बच्चे के धूल से सने हुए गाल देखकर आनंदित होता है। जो ये लाइन है, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़ कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। यानी कभी बच्चे के धूल से सने हुए गाल को देखकर, शरीर को देखकर बड़ा ही आनंदित हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे तालाब को छोड़कर कमल का फूल उसकी झोंपड़ी में खिल गया हो। जलजात यानी कमल। कभी अपने भीतर कोमल भावों को छूने का अनुभव करता है, जबकि वह अपने आप को बड़ा ही कठोर व्यक्तित्व वाला समझता है। उसको लगता है कि बच्चे के कोमल स्पर्श को पाकर ही सख्त पत्थर जैसा हृदय भी पिघलकर पानी बन गया है। पाषाण कहते पत्थर के लिए। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल,
तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। शेफालिका एक विशेष प्रकार का फूल, अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए लगातार देखना। कवि कहता है कि इस बच्चे को छूने भर से मेरा मन असीम आनंद से भर उठा है, यानी मात्र छू लेने से ऐसा लग रहा है जैसे शेफालिका के पेड़ से फूल झड़कर जमीन पर बिखर गए हों। अपने मन को बांस या ठूंठ या बबूल जैसा रूखा समझने वाला कवि अपने रूखेपन को भूल जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उस बच्चे के निश्चल चेहरे में वह जादू है कि उसको छू लेने से बांस या बबूल जैसे बिना फूलों वाली वनस्पतियां भी शेफालिका के उनसे भी यानी शेफालिका के फूल झरने लगते हैं। बच्चा कवि को पहचान नहीं पा रहा है और उसे अपलक एकटक देख रहा है। चूंकि कवि बच्चे से पहली बार मिल रहा है और बच्चे की इस मुस्कान के लिए उसकी माँ का अब इसमें आभार भी व्यक्त करेगा। इस बच्चे का पिता ये कवि है और बहुत दिनों के बाद आया है, तो इसलिए बच्चा उसको अपने पिता को पहचान नहीं पा रहा है। कवि अपने आप को बड़ा ही निष्ठुर और कठोर समझता है। आइए आगे बढ़ते हैं। थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। परिचित यानी जिससे जान पहचान हो, माध्यम मध्य का साधन जिसके द्वारा कोई कार्य संपन्न हो, चिर प्रवासी बहुत दिनों तक अपने मूल निवास से कहीं और रहने वाला, इतर अन्य यानी दूसरा, संपर्क संबंध। कभी छोटे बच्चे से खूब बातें करता है। वह उससे कहता है कि मेरी ओर लगातार देखते रहने से तुम थक गए होगे। वह उससे पूछने के अंदाज में कहते हैं कि वह अपनी आंखें दूसरी ओर कर रहे हैं। कभी ने इन बातों के माध्यम से छोटे बच्चों के साथ बड़ों की बात का बड़ा ही स्वाभाविक चित्र इसमें प्रस्तुत किया है। बच्चे बोल तो पाते नहीं तो बातचीत कैसे कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा खुद ही बच्चे की ओर से बोलता और बातचीत करता है। बच्चे के एकटक देखने का सुख मिल जाने के बाद कवि को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि बच्चे से पहली बार में उसकी जान पहचान नहीं हो पाई है। कवि उसकी माँ का धन्यवाद करना चाहता है कि उनके कारण ही उस बच्चे के सौंदर्य को देखने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ ने उस बच्चे को जन्म दिया जिसके कारण ही कवि उससे परिचित हो पाता है। अगर उसकी माँ न होती तो कभी देख ना पाता उसे और ना ही जान पाता। उसके छोटे छोटे दांतों की सुंदरता को भी कभी नहीं देख पाता। इस अतिथि से प्रिय क्या रहा तुम्हारा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान लगती बड़ी ही छविमान। इसका अर्थ ये है कि बच्चे के साथ समय बिताने के बाद कभी अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर और खुश पाता है। इसमें जो शब्द आए हैं कठिन उनके अर्थ जान लेते हैं। मधुपर्क कहते हैं दही, घी, शहद, जल और दूध के मिश्रण से बने भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद, यानी जिसे हम पंचामृत भी कहते हैं। कनखी कहते हैं तिरछी निगाह को, छविमान माने सुंदर और आंखें चार होना यानी एक दूसरे को देखना। कभी फिर से एक बार अपने बच्चे से बात करना शुरू करते हैं। वे उससे कहते हैं कि मैं तो हमेशा घूमते रहने वाला प्रवासी हूँ। वे उसके लिए जान पहचान के नहीं हो सकते।
इस घर में टिक कर न रहने के कारण उसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति की तरह ही मैं हूँ। कवि कहते हैं कि वे इस घर में एक अतिथि की तरह आते और जाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उसका उनके साथ कोई विशेष संबंध विकसित नहीं हो पाया। तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें मधुपर्क चटाया है। कहने का अर्थ है कि बच्चे को हर तरह की देखभाल अपनी माँ से ही मिली है। कवि का उसमें किसी तरह का कोई योगदान नहीं है। इन पंक्तियों में कवि अपने अपराध बोध का संकेत कर रहे हैं। इस बीच वह बच्चा कनखियों से कवि को देखता है और दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो कवि उस बच्चे की सुंदरता को देखकर निहाल हो उठता है।